हे गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम लोग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे टाइप की शेड्यूलिंग में क्या होता है, एक टाइम क्वांटम रहता है, ये एक टाइम यूनिट है। इसको हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो लेट्स से इसको हम लोग 2 नैनो सेकंड ले लिया। तो और मेरे पास अभी रेडी स्टेट में P1, P2 और P3 तीन स्टेट है। इस हर एक प्रोसेस को इस टाइम क्वांटम टाइम के लिए CPU में भेजा जाएगा टर्न वाइज। मतलब क्या है कि जैसे ये मेरा रेडी स्टेट है और ये मेरा CPU है। तो मैं रेडी स्टेट से प्रोसेस को CPU में भेजूंगा। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है कि जैसे कि मेरा पहले P1 है, तो P1 को पहले CPU में भेजा जाएगा 2 नैनो सेकंड टाइम के लिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ कि बचा हुआ है, लेकिन उसको बस 2 नैनो सेकंड के लिए ही भेजूंगा। उसके बाद इसका जब 2 नैनो सेकंड ख़त्म हो जाएगा तब P2 को भेजा जाएगा, वो भी 2 नैनो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फिर से P3 को भेजा जाएगा, वो भी 2 नैनो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फिर से अगर P1 का या P2 का P3 का अगर बस टाइम बचा हुआ है तो फिर से P1 जो है CPU में जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट की मदद से देख लेते हैं। तो लेट्स से ये मेरा रेडी स्टेट है और यहाँ से मैं एक प्रोसेस को सिलेक्ट करूँगा। ये सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो एक प्रोसेस को लिया मैंने, उसके बाद मेरा चेकिंग होगा कि इसका जो बर्स्ट टाइम है वो टाइम क्वांटम से छोटा है कि नहीं। अगर उसका बर्स्ट टाइम छोटा है टाइम क्वांटम से, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका हम लोग एग्जीक्यूशन करेंगे CPU में भेज के। तो एग्जीक्यूट फॉर बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूट फॉर रिमेनिंग बर्स्ट टाइम। यहाँ पे जो चेकिंग हो रहा है ये भी रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के लिए चेकिंग हो रहा है कि जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है वो टाइम क्वांटम से छोटा है कि नहीं। तो अगर है, इसको हम लोग रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे और उसके बाद जो है इसको हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा लेट्स से मेरा रिमेनिंग बर्स्ट टाइम जो है 1 नैनो सेकंड है और मेरा टाइम क्वांटम जो है 2 नैनो सेकंड है। तो हमें CPU में 2 नैनो सेकंड के लिए मौका मिलता, लेकिन हमें तो चाहिए ही नहीं ना, हमें तो 1 नैनो सेकंड के लिए ही टाइम चाहिए। तो इसीलिए जो है हम लोग एग्जीक्यूट फॉर रिमेनिंग वर्स्ट टाइम, तो 1 नैनो सेकंड है तो 1 नैनो सेकंड के लिए CPU में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग टर्मिनेट में भेज देंगे। ऐसा नहीं कि मेरा ज़रूरत 1 नैनो सेकंड का है, मेरा टाइम क्वांटम 2 नैनो सेकंड का है, तो हम लोग 2 नैनो सेकंड के लिए CPU को ब्लॉक करके रखेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग बस 1 नैनो सेकंड के लिए ही CPU में भेजेंगे इसको और उसके बाद दूसरे प्रोसेस को भेज देंगे। और अगर यहाँ पे रिमेनिंग बस टाइम टाइम क्वांटम से छोटा नहीं है तो क्या होगा, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर टाइम क्वांटम टाइम। यहाँ पे बस टाइम के लिए हो रहा था क्योंकि बस टाइम छोटा था, यहाँ पे बस टाइम बड़ा है तो हम लोग बस टाइम क्वांटम जितना टाइम के लिए हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट फॉर टाइम क्वांटम ऑफ टाइम। उसके बाद क्या करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद उसको हम लोग फिर से रेडी स्टेट में भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से मेरा जो रिमेनिंग बस टाइम है 4 नैनो सेकंड है और मेरा टाइम क्वांटम 2 नैनो सेकंड है। ये तो बड़ा है जो रिमेनिंग बस टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग 2 नैनो सेकंड के लिए CPU में भेजेंगे, उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो मेरे पास बचा कितना, और भी 2 नैनो सेकंड, उसको तो फिर से एग्जीक्यूट कराना है। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग इसको रेडी स्टेट में फिर से भेज देंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही राउंड रॉबिन काम करता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये प्रीएम्प्टिव है क्योंकि अगर ये CPU में जाता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो रहा है कि नहीं। अगर उसका टाइम क्वांटम टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट हो गया तो उसको हम लोग निकाल के फिर से रेडी स्टेट में डाल देंगे। FCFS बेस्ड क्यों है कि जो मेरा रेडी स्टेट में प्रोसेस सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो FCFS बेसिस पे है, जो पहले आया है उसको हम लोग पहले भेज देते हैं। ऑन ए टाइम आउट इंटरवल मतलब क्या है, हम लोगों के पास जो टाइम क्वांटम है उसी टाइम के लिए हम लोग CPU में भेजेंगे, वो टाइम खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग फिर से रेडी स्टेट में भेज देंगे, इसीलिए इसको टाइम आउट इंटरवल बोल रहे हैं। वेरी शॉर्ट टाइम क्वांटम लीड्स टू मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगर मेरा टाइम क्वांटम बहुत छोटा है तो क्या होगा कि बार बार जो है CPU में प्रोसेस चेंज होगा, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है CPU का वेस्ट है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक ओवरहेड है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टाइम CPU कोई काम नहीं करता है, तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं होता है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि वेरी लार्ज TQ लीड्स टू द सेम बिहेवियर एज FCFS।
तो अगर मेरा टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा हो गया तो ये एफसीएफएस की तरह बिहेव करेगा। लेट्स से मेरे पास P1, P2 और P3 है, 3 प्रोसेस है। इसका बर्स्ट टाइम है 2 नैनोसेकंड, इसका बर्स्ट टाइम है 4 नैनोसेकंड, इसका बर्स्ट टाइम है 3 नैनोसेकंड। और हम लोगों ने टाइम क्वांटम कितना ले लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया, लेट्स से 6 नैनोसेकंड। तो इसमें क्या होगा कि मेरा P1 पहले आया है तो P1 पहले एग्जीक्यूट होने जाएगा, तो P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको चाहिए कितना, 2 नैनोसेकंड। टाइम क्वांटम कितना है, 6 नैनोसेकंड। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखा था कि अगर मेरा टाइम क्वांटम, अगर मेरा बर्स्ट टाइम जो है, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम जो है टाइम क्वांटम से छोटा है तो क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे P1 जो है जाएगा, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। फिर P2 जाएगा, P2 का भी बर्स्ट टाइम जो है टाइम क्वांटम से छोटा है तो P2 जाएगा और पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और सेम P3 भी पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी प्रोसेस जा रहा है वो पूरा एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये एफसीएफएस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यही बोल रहा है कि वेरी लार्ज टाइम क्वांटम लीड्स टू द सेम बिहेवियर एज एफसीएफएस। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आरआर शेड्यूलिंग इज बैड इफ ऑल जॉब्स हैव द सेम सीपीयू टाइम। तो आरआर शेड्यूलिंग सूटेबल नहीं होता है जब हर एक जॉब का सीपीयू टाइम सेम होता है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि वेटिंग टाइम तो हम लोग का कम नहीं होगा, लेकिन हम लोग फालतू का बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते रहेंगे और टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो जब हर एक प्रोसेस का बस टाइम सेम है तो आरआर शेड्यूलिंग का कोई काम नहीं है। और उसके बाद जो मैंने पहले भी बताया, ये एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 3 प्रोसेस है, इसका अराइवल टाइम है 013, बेस्ट टाइम है 574 और मैंने टाइम क्वांटम ले लिया 2। तो हर बार की तरह गैंट चार्ट बनाएंगे हम लोग। ये शुरू होगा 0 से और यहाँ पे हम लोगों का एक क्यू रहेगा, किस लाइन से प्रोसेस जो है सीपीयू में आएगा। तो मेरे पास एट टाइम 0 पे P1 है, तो मेरा P1 जो है अभी क्यू पे आएगा। फिर P1 का सिलेक्शन होगा और P1 का एग्जीक्यूशन भी होगा। कितने टाइम के लिए, 2 नैनोसेकंड के लिए, क्योंकि मेरा टाइम क्वांटम 2 है और इसका रिक्वायरमेंट 5 है, तो मेरा 2 नैनोसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। 0 से लेकर 2 हुआ, तो इस 2 नैनोसेकंड टाइम पे मेरा एट टाइम 1 P2 आ चुका है, तो मैं P2 को जो है पहले क्यू में रख दूंगा। उसके बाद P1 जाएगा फिर से क्यू में, क्योंकि आपको अगर याद है यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर नहीं है, ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये टाइम क्वांटम जितना टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा फिर से जाके रेडी क्यू में बैठ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 2 नैनोसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर से जाके ये रेडी क्यू में बैठ गया। ये वाला मेरा एग्जीक्यूशन होगा, तो इसको मैं काट दूंगा। अब मेरा किसको लाना है, P2 को लाना है। P2 आएगा, P2 को चाहिए 7 नैनोसेकंड के लिए। हमारा टाइम क्वांटम है 2 नैनोसेकंड, तो हम लोग 2 नैनोसेकंड के लिए इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। 2 से 4 तक P2 का एग्जीक्यूशन होगा। और यहाँ पे भी हम लोग मार्क कर देंगे कि कितना रिमेनिंग है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रिमेनिंग है 5। तो मेरा P2 का एग्जीक्यूशन हो गया। तो टाइम 4 तक P2 का एग्जीक्यूशन होगा। एट टाइम 3 P3 आ चुका है और मेरा P2 का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, तो P2 जाके फिर से रेडी क्यू में बैठ जाएगा। फिर से मेरा P1 आएगा 2 नैनोसेकंड के लिए, 4 से लेकर 6 तक। मेरा रिमेनिंग कितना है, 1। ये मेरा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, नया कोई प्रोसेस आएगा नहीं और, तो P1 जाके फिर से रेडी क्यू में बैठ जाएगा। फिर मेरा P3 का एग्जीक्यूशन होगा 2 नैनोसेकंड के लिए, 6 से लेकर 8। यहाँ पे मेरा रिमेनिंग कितना है, 2। ये फिर से जाके रेडी क्यू में बैठ जाएगा और इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि इसका, उसके बाद जाएगा P2, इसको चाहिए 5, तो हम लोग 2 नैनोसेकंड के लिए इसका एग्जीक्यूशन कराएंगे 8 से लेकर 10 तक। तो इसका रिमेनिंग हुआ 3 और ये फिर से जाके रेडी क्यू में बैठ जाएगा P2 और इसको हम लोग हटा देंगे। फिर जाएगा P1 को चाहिए ओनली 1 नैनोसेकंड के लिए। मेरा टाइम क्वांटम 2 है, तो हम लोग इसको बस 1 सेकंड के लिए, 1 नैनोसेकंड के लिए सीपीयू में भेजेंगे। तो 10 से लेकर 11 इसका रिमेनिंग हो गया 0। तो इसको हम लोग रेडी स्टेट में नहीं भेजेंगे, इसका हम लोग क्या है, टर्मिनेट कर देंगे। तो इसका एग्जीक्यूशन हो गया।
अब आएगा फिर से P3 को चाहिए 2 नैनोसेकंड के लिए, तो 11 12 13 टाइम 13 तक P3 चलेगा, इसका रिमेनिंग 0 है, तो P3 का मेरा एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, तो इसका टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए ये फिर से रेडी स्टेट में नहीं आएगा। तो इसके बाद आएगा P2, इसका रिक्वायरमेंट है 3 यूनिट, मेरा टाइम क्वांटम है 2 यूनिट, तो मेरा ये 15 तक चलेगा, मेरा रिमेनिंग है 1, तो मेरा फिर से P2 जो है रेडी क्यू में आ जाएगा और इसको हम लोग हटा देंगे। फिर से P2 आएगा और P2 का रिक्वायरमेंट कितना है 1 नैनोसेकंड, तो P2 को हम लोग 1 नैनोसेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हो गया 16 तक ये एग्जीक्यूट होगा, ये हट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो एट टाइम 16 मेरा सारा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मेरा कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, P1 के लिए 11, P2 के लिए कितना होगा 16, P3 के लिए कितना होगा 13। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 11 16 माइनस 1 15 13 माइनस 3 10, इसका आप लोग एवरेज निकाल सकते हैं, इन दोनों तीनों का ऐड करना है और बाई 3 कर देना। वेटिंग टाइम कितना होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 11 माइनस 5 6, 15 माइनस 7 8, 10 माइनस 4 6, तो यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगा 6 + 6 12 + 8 20/3, तो एवरेज कितना हो जाएगा 6.66। तो राउंड रॉबिन में क्या हो रहा है कि सबको तो मौका मिल रहा है इक्वली हर बार, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाता है। हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस रहेगा, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 6 प्रोसेस है P1 से लेकर P6 तक, और मेरा टाइम क्वांटम है 3 नैनोसेकंड। तो हम लोग गैंट चार्ट बनाएंगे पहले, तो ये 0 से शुरू होगा और यहाँ पे मेरा रेडी क्यू रहेगा, जैसे जैसे प्रोसेस आता जाएगा वो हम लोग रेडी क्यू में ऐड करते जाएंगे। तो एट टाइम 0 हम लोग के पास कोई भी प्रोसेस नहीं है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है टाइम 1 पे आ रहा है, तो 0 से लेकर 1 तक ये आइडल रहेगा। एट टाइम 1 मेरे पास P4 आया है, तो इसका हम लोग रेडी क्यू में लिख लेंगे, और कोई प्रोसेस नहीं है तो हम लोग P4 को CPU में भेज देंगे। इसका रिक्वायरमेंट कितना है 9, तो मेरा टाइम क्वांटम कितना है 3, तो हम लोग 3 नैनोसेकंड के लिए इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो 1 से लेकर 4 तक, तो इसका रिमेनिंग कितना है 6। अप टू टाइम 4 कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है, P5 आ गया है एट टाइम 2 पे, एट टाइम 3 पे P3 आ चुका है, एट टाइम 4 पे P2 आ चुका है, और मेरा अपना P4 जो है ये एट टाइम 4 पे ख़त्म हो रहा है, तो जाके फिर से रेडी क्यू में बैठ जाएगा P4। ये वाला मेरा एग्जीक्यूशन हो गया है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, तो P5 आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। P5 का रिक्वायरमेंट कितना है ओनली 2, मेरा टाइम क्वांटम कितना है 3, तो इसको हम लोग 2 नैनोसेकंड के लिए मौका देंगे 4 से लेकर 6 तक, और इसका जो है एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, और ये टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए इसको फिर से रेडी क्यू में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एट टाइम 6 अप टू टाइम 6 मेरे पास कौन कौन सा प्रोसेस आएगा, P1 आ जाएगा और P6 आ जाएगा, तो पहले P1 उसके बाद P6। तो अभी कौन सा प्रोसेस आएगा P3 को चाहिए 7 नैनोसेकंड के लिए, तो इसको हम लोग 3 नैनोसेकंड देंगे 6 से लेकर 9 तक, और इसको हम लोग रख देंगे फिर से रेडी क्यू में। इसका रिमेनिंग कितना होगा 4। उसके बाद मेरा P2 का एग्जीक्यूशन होगा, P2 का रिक्वायरमेंट है 6, तो इसको हम लोग 3 नैनोसेकंड के लिए CPU में भेजेंगे अप टू 12, इसका रिमेनिंग हुआ 3, और इसको जो है हम लोग फिर से रेडी क्यू में लगा देंगे, ये हट जाएगा। उसके बाद आएगा P4 का रिक्वायरमेंट कितना है 6, सो 12 से लेके 3 15, ये जो है फिर से जाके रेडी क्यू में बैठ जाएगा, इसको हम लोग हटा देंगे, और इसका रिमेनिंग कितना हुआ 3। उसके बाद कौन आएगा P1 आएगा,
P1 का रिक्वायरमेंट कितना है 5, तो इसको हम लोग 3 नैनो सेकंड के लिए मौका देंगे, तो अप टू 18 फिर से जाके ये बैठ जाएगा रेडी क्यू में। इसका रिक्वायरमेंट कितना हुआ 2, तो यहाँ से P1 को हटा देंगे। फिर कौन आएगा P6 आएगा, इसका रिक्वायरमेंट कितना है 3, तो हम लोग 18 से लेके 21 तक, उसके बाद ये टर्मिनेट ही हो जाएगा, तो इसको हम लोगों को ज़रूरत नहीं है रेडी क्यू में फिर से लगाने की, ये यहाँ पे हटा देंगे। इसके बाद आएगा P3, इसका रिक्वायरमेंट कितना है 4, 3 नैनो सेकंड के लिए ये एग्जीक्यूट होगा, तो 21 से लेकर 24 तक इसका रिक्वायरमेंट अभी भी बचा हुआ है, तो ये फिर से जाके रेडी क्यू में बैठ जाएगा और अभी वाला ख़त्म हो गया। उसके बाद आएगा P2, उसका रिक्वायरमेंट कितना है 3, 24 से लेकर 27 तक, तो इसका रिमेनिंग कितना हुआ 0, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसको हम लोगों को फिर से रेडी क्यू में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो P2 को हम लोग हटा देंगे। उसके बाद आएगा कौन P4 का कितना बचा हुआ है 3, तो अब आएगा P4, ये जाएगा 27 से लेकर 30 तक, इसको हम लोग हटा देंगे और इसका रिमेनिंग कितना हुआ 0, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम लोग फिर से रेडी क्यू में नहीं रखेंगे। उसके बाद आएगा कौन P1 को कितने टाइम के लिए चाहिए 2 नैनो सेकंड के लिए चाहिए, तो मैं दूंगा 30 से लेकर 32 तक, और इसका भी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग रेडी क्यू में नहीं रखेंगे, इसको भी हम लोग हटा देंगे यहाँ से। उसके बाद बचा कौन P3, इसको चाहिए कितना 1 नैनो सेकंड के लिए, तो अप टू 33 ये चलेगा और तब ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो हम लोगों का सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो अब कंप्लीशन टाइम देख लेंगे इसका कितना है। P3 का कितना है 33, P1 का 32, P4 का 30, P2 का 27, P6 का 21 और P5 का 6। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 32 माइनस 5 27, 27 माइनस 4 23, 33 माइनस 3 30, 30 माइनस 1 29, 6 माइनस 2 4, 21 माइनस 6 15। वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 27 माइनस 5 22, 23 माइनस 6 17, 30 माइनस 7 23, 29 माइनस 9 20, 4 माइनस 2 2, 15 माइनस 3 12। यहाँ पे हम लोग और एक टाइम देख लेंगे जो है रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस का अराइवल टाइम और जब उसको फर्स्ट अटेंड किया जा रहा है, उसको जब फर्स्ट सीपीयू में भेजा जा रहा है, उसके बीच में जो डिफरेंस है। तो P1 के लिए क्या होगा, P1 को सबसे पहले मौका मिला है एट टाइम 15 पे, उसका अराइवल टाइम कितना है 5, तो 15 माइनस 5 इसका रेस्पॉन्स टाइम होगा 10। P2 को पहले मौका मिला एट टाइम 9 पे, इसका अराइवल कितना है 4, तो 9 माइनस 4 5। सेम तरीके से P3 का रेस्पॉन्स टाइम कितना होगा 3, P4 का कितना होगा 0, P5 का कितना होगा 2, P6 का कितना होगा 12। तो अगर इसका आप लोग एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5.33 के करीब। तो अगर अदर प्रोसेस से कंपेयर किया जाए तो इसका जो है रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग जब भी प्रोसेस आ रहा है उसके बाद हम लोग साइकिल में सबको मौका दे रहे हैं, बार बार सीपीयू में भेज रहे हैं, तो इसीलिए इसका रेस्पॉन्स टाइम जो है बहुत कम होता है। लेकिन इसका एवरेज वेटिंग टाइम अगर आप लोग निकालेंगे तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप चलते हैं एडवांटेजेस क्या है कि मेरा सारा प्रोसेस आते ही हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मौका दे रहे हैं साइकिल में। तो जब भी कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आ रहा है हम लोग उसको साइकिल में मौका दे रहे हैं सीपीयू में जाने के लिए, तो इसीलिए कभी ना कभी हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का मौका मिल रहा है, तो कोई भी स्टार्वेशन नहीं होता है, और इसीलिए इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है ये भी बहुत कम है, बहुत लेस है रेस्पॉन्स टाइम। पर इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, तो अगर देखा जाए तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ नया सीख पाएँ, और अगर आपको अच्छा लगा ये वाला लेक्चर तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।